लास्ट वीडियो में हमने 30 MCQs जो थे वो चैप्टर नंबर 1 के डिस्कस कर लिए थे। अभी जो है हम MCQ नंबर 31 से आगे जो MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी MCQ नंबर 31 हमारे पास है सेमीकंडक्टर्स हैव डेफ डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखें, हमने शुरू में बताया था कि हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं उनका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और उसके अलावा बाकी जितने भी होते हैं हमारे पास इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर, तो उनका हमारे पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। सो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है द थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इसका जो ऑर्डर है वो 10⁶ मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद है कंस्टेंटेंट वायर इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज, ये जो कंस्टेंटेंट वायर होती है इसको हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका हमारे पास नेग्लिजिबली स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद है द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज़ 2 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर स्क्वायर इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 1.6 × 10⁻⁻8 ओम, इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी। अच्छा देखिए, अभी हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। लेंथ गिवन है, लेंथ एंड एरिया गिवन है 2 मीटर स्क्वायर, और उसके बाद रेजिस्टेंस गिवन है आर। हमसे वो पूछ रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब कि वो हमसे रेजिस्टिविटी पूछ रहे हैं। तो इसका फार्मूला सिंपल हमारे पास है, आर इज़ इक्वल टू रो एल बाई ए या फिर रो इज़ इक्वल टू आर ए बाई एल। तो आर की वैल्यू भी गिवन है यहाँ पे, ए की वैल्यू भी गिवन है और एल की वैल्यू भी गिवन है। जिन्हें उसमें पुट करें आपके पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। उसके बाद है द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी एस। कंडक्टिविटी हमारे पास जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है किसके, रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल। रेजिस्टिविटी हमारे पास जो होती है वो ओम मीटर के इक्वल होती है। तो जब कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल हमारे पास आ जाएगा मो पर मीटर। सो मो पर मीटर जो है वो ये करेक्ट है। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा जो है वो हमारा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन। अब हमारे पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, और इसके अलावा नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। उसके बाद है अ कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर नॉट इज स्ट्रेच टिल इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स रेजिस्टेंस नाउ विल बी। ठीक है, ये वही फार्मूला है जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ करती है n टाइम से, ठीक है, मतलब कि n टाइम अगर इंक्रीज़ करती है तो आपका जो R2 होगा वो n² टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ करेगा, n² टाइम्स ऑफ R0 हो जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखें ये ऑप्शन A1 करेक्ट है। इस चीज़ का मतलब क्या था, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि देखिए n का मतलब ये है कि आपकी जो वायर थी जब वो स्ट्रेच हुई, स्ट्रेच करने के बाद हम कहते हैं कि 2 टाइम्स इंक्रीज़ करके, 2 टाइम्स का मतलब ये है कि यहाँ n की वैल्यू 2 होगी। तो अब जो चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो R2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 × R। सो ये जो फार्मूला है इस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। ठीक है, सो लेंथ और एरिया के केस में आपने n² यूज़ करना है और डायमीटर और रेडियस के केस में आपने n4 यूज़ करना है, जो कि हमने MCQ नंबर 30 में भी यूज़ किया था। उसके बाद है द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज़ 2 × 10⁻⁸ ओम मीटर। रेजिस्टिविटी गिवन है। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ हॉलो पाइप ऑफ मटेरियल ऑफ लेंथ 1 मीटर। ठीक है, ये काफ़ी लेंथी है, इसका सोल्यूशन ऑलरेडी इसमें गिवन है। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, इसको मैंने सॉल्व किया, इतना मुश्किल नहीं है। अ पीस ऑफ एल्युमिनियम एंड जर्मेनियम आर कॉल्ड फ्रॉम T1 केल्विन टू T2 केल्विन, द रेजिस्टेंस ऑफ। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लें। यहाँ पे ये कॉल्ड नहीं है बल्कि ये कूल्ड है। कूल्ड का मतलब ये है कि आपने टेम्परेचर को डाउन किया है, मतलब कि ठंडा किया है आपने। टेम्परेचर जब डाउन होता है तो उसका मतलब ये है कि T1 पे जब वो था तो वो ज़्यादा था, मतलब कि हायर था। T2 पे आपने उसको रिड्यूस कर दिया। तो अब वो कह रहा है कि बताएं कि आपका एल्युमिनियम और जर्मेनियम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सो अब एल्युमिनियम जो है वो आपको पता है कि ये कंडक्टर है और जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर है। और कंडक्टर का आपको पता है कि जब आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये है
कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेगा तो आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होने की वजह से इसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके केस में, एल्युमिनियम के केस में, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जर्मेनियम के केस में। तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ इन्वर्सली रिलेशन का मतलब ये है कि अगर इंक्रीज़ करेगा टेम्परेचर तो जर्मेनियम का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो डिक्रीज़ करेगा। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में जो सिचुएशन है वो क्या है। देखिए यहाँ पे कूल्ड है, मतलब कि टेम्परेचर हमने डिक्रीज़ किया है। जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो एल्युमिनियम का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज़ करेगा। सो डिक्रीज़ वाला ऑप्शन देखें यहाँ पे कहाँ पे है, ईच ऑफ देम इंक्रीजेस, ठीक है। दोनों नहीं हो सकते, अगर दोनों कंडक्टर होते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करेंगे। तो मतलब ये दो ऑप्शन तो आपके यहीं पे ख़त्म हो गए क्योंकि दोनों सेम मटेरियल नहीं है। उसके बाद इस पे चलते हैं जी, एल्युमिनियम इंक्रीजेस। एल्युमिनियम का इंक्रीज़ कब करेगा, जब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ करेगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो है हमारा वो कूल्ड है, मतलब कि कम हुआ है, T1 से वो T2 पे चला गया। तो इसलिए जो इंक्रीज़ वाला ऑप्शन है ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि इसको डिक्रीज़ होना चाहिए। तो अब एल्युमिनियम डिक्रीज़ वाला ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 4 बचता है आपके पास। सो एल्युमिनियम डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ जर्मेनियम इंक्रीजेस। जर्मेनियम का इंक्रीज़ क्यों करेगा, क्योंकि इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से इसका कोफिशिएंट जो है वो इंक्रीज़ करता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद है एट 0 केल्विन जर्मेनियम बिहेव्स एज। 0 केल्विन पे जर्मेनियम जो है हमारा वो जस्ट लाइक इंसुलेटर बिहेव करता है। उसके बाद है द एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब ये है जी कि देखिए कॉपर भी आपके पास मेटल है, ठीक है, एल्युमिनियम भी, टंगस्टन भी। जस्ट आपके पास कार्बन जो है वो मेटल नहीं है, इंसुलेटर है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन ओमिक है। सो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है, कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 0.1%, द चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस इज। अच्छा देखिए यहाँ पे लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो ओरिजिनल लेंथ थी वो L0 थी, लेकिन जब उसको 0.1% हमने चेंज किया, मतलब कि उसको इंक्रीज़ किया, तो अब हमारी जो चेंज इन लेंथ होगी, मतलब जो इंक्रीज़ हुई लेंथ वो कितनी हो जाएगी, मतलब चेंज कितना हुआ 0.1% ऑफ ओरिजिनल लेंथ, मतलब कि हमारी टोटल अब जो लेंथ होगी वो इतनी हो जाएगी। सो यहाँ से मैं अगर L0 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ पे बनेगा 1 + 0.1% का मतलब है डिवाइडेड बाई 100। सो यहाँ से जो आपके पास वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 1.001। इसको मैंने सॉल्व किया, उसके बाद आ गई L0। सो अब मेरे पास क्या हुआ कि जो मेरे पास लेंथ जो इंक्रीज़ हुई वो कितनी इंक्रीज़ हुई, 1.001 ऑफ ओरिजिनल लेंथ। सो ये जो मेरे पास वैल्यू आई ना, एक्चुअली ये मेरे पास n की वैल्यू आ गई, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आपकी वैल्यू इंक्रीज़ करती है, n टाइम अगर इंक्रीज़ करती है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो n² टाइम्स ऑफ आर नॉट हो जाती है। सो अब यहाँ पे देखिए n की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1.001। अब हमने सिंपली इसको क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लेना है। सो 1.001 का आप स्क्वायर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होगी वो चेंज आ जाएगी किसमें, रेजिस्टेंस में। अब इसको आप जब स्क्वायर करते हैं तो ये आपकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है, 1.002। सो 1.002 का मतलब ये है कि ओरिजिनल लेंथ हमारे पास जो थी, अगर वो L थी तो उसमें अब जो चेंज आई है वो कितनी आ गई है, 0.002 की। या फिर चेंज इन लेंथ जो आई है वो कितनी आई है, इसको मैं अगर परसेंटेज में निकालूँ तो ये बन जाएगा 0.2%, ठीक है। सो ज़्यादा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, इसलिए यह है कि इस तरह के MCQs आने के चांसेस नहीं है। लेकिन फिर भी बस मेन चीज़ जो थी वो ये थी कि हमारे पास n की जो वैल्यू है वो ये 1.001 कैसे आती है। सो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, इसको एक दफ़ा देख लें। अगर समझ नहीं आती तो वीडियो को एक दफ़ा रिवाइंड करें, रिवाइंड करके दोबारा से सुने कि n की वैल्यू किस तरह से लाया मैं, फिर उसके बाद n² क्यों किया, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी लेंथ और एरिया हमारा इंक्रीज़ करता है तो हमने जिस वैल्यू से इंक्रीज़ करता है उसका स्क्वायर लेना होता है।
ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व कर देना है। लास्ट में जो एडिशनल स्टेप हमने किया है ये एक्चुअली इसलिए किया क्योंकि हमने चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस फाइंड करना था। तो चेंज फाइंड करने के लिए हमने इसका किया है। इसका जो सोल्यूशन है वो वैसे प्रोवाइडेड भी है बुक के अंदर, अगर आपके पास बुक होगी तो आप इसको कर लेंगे, लेकिन पेपर में इस तरह के लेंथी न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस नहीं है। उसके बाद है इफ़ एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास थ्रू अ नर्व द मैन बिगिंस टू लाफ, बिगिंस टू वीप, इज एक्साइटेड, बिकम्स इनसेंसिटिव। सो इसका भी ऑप्शन है, ऐसा कोई अजीब सा कोई MCQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सिल्वर जो है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन क्योंकि महंगा है इसलिए हम सिल्वर को यूज़ नहीं करते, कापर को यूज़ करते हैं, क्योंकि कापर जो है वो एज़ कम्पेयर टू सिल्वर काफ़ी चीपर है। उसके बाद है जी द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज़ 0.00125 पर डिग्री सेंटीग्रेड। एट 300 Kelvin इट्स रेजिस्टेंस इज़ 1 ohm। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी 2 ohm एट। अच्छा, ये थोड़े से इसके फार्मूले हैं ये रेजिस्टेंस के टेम्परेचर के साथ, ये अगर आप याद कर लें तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसका जो फार्मूला है वो ये है कि R2 इज़ इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 1 इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, अब देखें ये फार्मूला है आपका। R2 का मतलब ये है कि हमने रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी 2 ohm, मतलब कि हमने यहाँ पे R2 की वैल्यू जो है वो 2 ohm होगी। ठीक है, और R1 की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 ohm गिवन है। उसके बाद अल्फ़ा 1 की जो वैल्यू है वो भी हमें यहाँ पे गिवन है, ये 0.0012। और उसके बाद T2 की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है, एंड T1 की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 300 Kelvin। सो आपने इसको इस फार्मूले को यूज़ करके इसका आंसर लेके आना है। ठीक है, वैसे आंसर जो इसका आएगा वो उसको आपने डिग्री सेंटीग्रेड में होगा, आपने उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। 1100 Kelvin इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। लेंथी है थोड़ा सा, इसलिए इसको आप स्किप कर सकते हैं, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद है एम्पेयर आवर इज़ द यूनिट ऑफ। एम्पेयर आवर हमारे पास जो होती है वो बैटरी की यूनिट होती है, और ये हमें बताता है कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारी कितनी है। उसके बाद द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ 5 ohm एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 6 ohm एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये वो जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज़ 5 ohm एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास R1 है, ये T1 है, एंड 6 ohm एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये R2 है, ये T2 है। अच्छा सॉरी, इसको आपने, मैं बताता हूँ कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ये मैंने जिस तरह से इसको सॉल्व किया था मैं आपको उसी मेथड से बताता हूँ। मुझे इसको रैंडमली मुझे इसका एक शॉर्टकट मेथड अपना याद आ गया। ठीक है, वो उस तरीके से आप करेंगे तो आपके लिए ये काफ़ी इजी हो जाएगा। देखें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसको हम रिवर्स में जाते हैं। ठीक है जी, 6 ohm पे कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर उसके बाद 5 ohm पे कितना है, 100 से ये कितना हो गया, 50 हो गया। अब देखें हर 1 ohm पे, मतलब कि 1 ohm डिक्रीज़ करने से हमारे पास 50 डिग्री रिड्यूस हो रहे हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, ये इस तरह से ये फार्मूला हमारे पास वैसे वैलिड है। ठीक है, ये हम कहते हैं कि कंडक्टर का हमारे पास क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करता है। तो ये वही चीज़ है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने टेम्परेचर को रिड्यूस किया। जब टेम्परेचर रिड्यूस हुआ 100 से 50 पे गया तो रेजिस्टेंस हमारा 6 से 5 पे चला गया। अब मैं कहता हूँ वो हमसे क्या कह रहा है कि 0 पे बताएं। देखें 50 डिग्री डिक्रीज़ इधर हुआ तो
1 ओम डिक्रीज इधर हो गया। अब यहाँ से फिर 50 डिग्री रिड्यूस होगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो ये रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा 4 ओम। सो 4 ओम आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मतलब कि हर 50 डिग्री राइज पर हमारा 1 ओम जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, और हर 50 डिग्री जो है वो फॉल पर हमारा जो है वो 1 ओम रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। सो इस तरह से आप देखें कि 50 के साथ 1 ओम है, 50 डिग्री के साथ 1 ओम है। इस तरह से आप देखें कि 1 ओम जो है वो इंक्रीज़ करेगा 50 डिग्री के साथ। सो इस तरह से आप इसको रिवर्स करें तो आपके पास 4 ओम आंसर इसका आ जाता है। उसके बाद है 48, ये फिगर बेस्ड है एमसीक्यूज़। ठीक है, इस तरह के एमसीक्यूज़ नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आए भी तो ऑब्वियसली इस चैप्टर से नहीं आएंगे, और सर्किट्स वगैरह के या और फिगर्स वगैरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं आएंगे। सो ये आप एमसीक्यू आप स्किप कर सकते हैं। सोल्यूशन वैसे इसका प्रोवाइडेड है, वहाँ से आप इसको देख लें। ये फिगर्स वाले जब ख़त्म होते हैं यहाँ पे 53 पे, अब 53 पे वो ये कह रहा है कि आपके पास वैल्यू ऑफ अल्फ़ा नॉट का मतलब ये है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी वैल्यू कितनी है 1/236। और उसके बाद वो कहता है जी 18 डिग्री पे बताएं, मतलब कि अल्फ़ा 18 बताएंगे कितना होगा। अब देखें इसके फार्मूले हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर अल्फ़ा एन फाइंड करना हो तो उसके लिए सिंपल आपके पास जो फार्मूला है वो है 1/1/अल्फ़ा नॉट प्लस टी एन। ठीक है, इस फार्मूले को समझ लेंगे इसका मतलब क्या है। देखें अल्फ़ा नॉट आपको गिवन है, यहाँ पे गिवन है अल्फ़ा नॉट आप यहाँ पे पुट करेंगे, और अल्फ़ा एन का मतलब ये है कि अल्फ़ा की कोई भी वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने 18 पूछा हुआ है, आप एन की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, मतलब कि 18 का मतलब ये है कि अल्फ़ा 18 जो है वो हमने फाइंड करना है। तो अल्फ़ा 18 इज़ इक्वल टू 1/1/अल्फ़ा नॉट प्लस T18, मतलब टेम्परेचर एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 18 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये आपका इस फार्मूले से आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। सो सोल्यूशन इसका क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ी वाइड स्क्रीन है, कि 1/अल्फ़ा नॉट की वैल्यू कितनी है 1/236, तो 1/अल्फ़ा नॉट की वैल्यू हो जाएगी 236 प्लस टेम्परेचर एट 18, मतलब कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे फाइंड करना है, तो 1/236 प्लस 18। सो 236 प्लस 18 का मतलब ये है कि ये हो जाएगा 4 5 2 1/254। सो ये 1/254 का ऑप्शन जो है वो सी वाला करेक्ट है। ठीक है, सो ये फार्मूला आपने याद रखना है। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 54 कि द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 25 ऑफ अ कंडक्टर इज़ 1/255 पर डिग्री सेंटीग्रेड, द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 20। अब जैसे हमने ये अल्फ़ा एन फाइंड किया था फ्रॉम अल्फ़ा नॉट, वैसे हम अल्फ़ा नॉट भी फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम अल्फ़ा एन। कैसे? अल्फ़ा नॉट की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 1/अल्फ़ा एन प्लस एन, मतलब टी एन। ठीक है, सो फार्मूला देखें सेम है, 1/, यहाँ पे हमने 1/अल्फ़ा नॉट किया था, यहाँ पे हम करेंगे 1/1/अल्फ़ा एन, तो ये हो जाएगा 1/, अब ये 1/अल्फ़ा एन का मतलब ये है कि 1/255, तो 1/255 को जब हम रेसिप्रोकल लिखते हैं तो वो हो जाता है 1/255 प्लस कितना टेम्परेचर है 25, तो अब इसमें आप 25 प्लस कर दें, कितना हो जाएगा ये 0 1 7 यहाँ पे ये 5 + 6 और 2 8 होता है, सो 1/280। सो 1/280 आपका जो है ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, देखें फार्मूला सेम है, यहाँ पे आपने अल्फ़ा एन लिखा था और अल्फ़ा नॉट से आपने अल्फ़ा एन फाइंड किया था, लेकिन अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अब अल्फ़ा नॉट फाइंड कर रहे हैं अल्फ़ा एन से। सो फार्मूला वही है, जस्ट आपने एन की जगह अल्फ़ा नॉट ले आना है, आपके पास जो है वो अल्फ़ा नॉट की वैल्यू आ जाएगी। अब अल्फ़ा नॉट एक दफ़ा आ गया तो फिर आप अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा
20 आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अल्फ़ा 25 से डायरेक्ट 20 पे जाने से बेहतर है आप पहले अल्फ़ा नॉट फाइंड कर लें, अल्फ़ा नॉट से आप क्या करें अल्फ़ा 20 फाइंड कर लें। सो अल्फ़ा 20 आपका जो है वो यहाँ से आप इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे। उसके बाद है जी MCQ नंबर 56। ठीक है, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है, ये मुझे तो समझ आ गए हैं, आई होप कि आपको भी समझ आ चुके होंगे। एक दफ़ा इनको आप रिवाइज कर लें। उसके बाद है द नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ, अच्छा मैं पहले इसको क्लियर कर दूँ। अच्छा जी, उसके बाद है द नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैब इन 1 और व्हेन द करंट थ्रू द फिलामेंट इज़ दिस। अच्छा देखें जी, सबसे पहले हमारे पास करंट यहाँ पे गिवन है और टाइम यहाँ पे गिवन है, और वो क्या पूछ रहे हैं नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब कि n वो हमसे पूछ रहे हैं। अब हमें पता है आई इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी विच इज़ इक्वल टू एन ई बाई टी। ठीक है, अब हमसे वो n पूछ रहे हैं, तो n हमारे पास हो जाएगा आई टी इज़ इक्वल टू एन ई, या फिर n इज़ इक्वल टू आई टी बाई ई। अब i की वैल्यू भी नोन है, टाइम भी गिवन है, e की वैल्यू भी आपको पता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। सो ये तीनों वैल्यूज़ आप पुट करें, आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 57, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये मतलब कि हमसे अब दो चीज़ें पूछ रहे हैं, मतलब कि दो आंसर आपके आ सकते हैं, या तो कोई सेमीकंडक्टर होगा या फिर कोई इंसुलेटर होगा। क्योंकि देखें जी यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। सो इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर होगा। तो अब देखें कार्बन, कांस्टेंटेन, कॉपर, सिल्वर, ये तीनों आपके पास जो हैं वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों आपके पास कंडक्टर है। तो एक कार्बन जो है वो रजिस्टर है आपके पास, तो इसको आप जो है वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद है अ वायर हैविंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इज सेड टू बी। जिस वायर की बहुत ज़्यादा कंडक्टेंस होगी तो हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा कंडक्टर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस तरह के इजी क्वेश्चंस भी पिक कर लिए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं इजीली। उसके बाद है एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ मार्क्ड 2000 वाट 200 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज। अब ये इसकी रेटिंग गिवन है, देखें V इज़ इक्वल टू P इज़ इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर। तो यहाँ से हम R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, R इज़ इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई पी। तो V की वैल्यू गिवन है हमें 200 इंटू 200 डिवाइड बाई पावर कितनी है 2000। तो ये 3 ज़ीरो हमारे यहाँ से कैंसिल हो गए, ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 20 ओम जो है इसका रेजिस्टेंस हमारे पास आता है। सो 59 MCQs हमने यहाँ पे कर लिए। 60 वाला MCQ है द करंट इन अ सर्किट हैविंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस इज ट्रिपल्ड द पावर इंक्रीजेस। अच्छा जी, अब देखें ये P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर है। अब उसने बोला जी जो रेजिस्टेंस है वो ट्रिपल्ड हुई है, या ठीक है कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। कांस्टेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि R जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई स्क्वायर के। तो अब करंट जो है वो कितना हुआ, करंट इन अ सर्किट इज़ ट्रिपल्ड। ठीक है, तो मतलब कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर। तो मतलब कि P पावर जो हमारी होगी वो 9 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। सो 60 में हमारा 3 टाइम्स मतलब कि 9 टाइम्स हो जाएगा। सो 60 MCQs आज की वीडियो में, जो हमारा जो सेकंड पोर्शन था उसमें हमने 30 MCQs जो मज़ीद जो थे वो डिस्कस किए।
नेक्स्ट जो 40 MCQs हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 85 तक ही है, लेकिन जो एक्चुअल बुक है उसके अंदर जो है वो 100 MCQs है। सो मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो उसकी जो PDF है वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँ, और उसमें जो बाकी MCQs हैं उनको भी हम डिस्कस कर लें।